EFM बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें आज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मांग विश्लेषण, मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एनालिसिस, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। साधारण शब्दों में एक व्यक्ति यदि किसी भी वस्तु की इच्छा मन में बना लेता है तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति उस वस्तु की मांग कर रहा है। लेकिन अर्थशास्त्र में मांग, इच्छा, आवश्यकता ये सब बिल्कुल अलग अलग हैं। अर्थशास्त्र में किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता या इच्छा को हम मांग तब कहेंगे जबकि उस इच्छा या आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधनों को और साथ ही साथ उन साधनों को उस वस्तु को क्रय करने की उसकी इच्छा हो, तभी हम उस वस्तु की इच्छा या आवश्यकता को मांग कहते हैं। मांग को डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने परिभाषित किया है, जिसमें प्रोफेसर पेनसन उन्होंने मांग को प्रभावपूर्ण इच्छा माना है। और पेनसन के ही शब्दों में मांग में 3 बातें शामिल होती हैं। पहला, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, दूसरा, उसे प्राप्त करने के लिए साधन, और तीसरा, उन साधनों को वस्तु को क्रय करने के लिए प्रयोग करने की तत्परता। तो इस प्रकार से जब किसी भी इच्छा या आवश्यकता में जब ये तीनों बातें शामिल होंगी, तभी हम कहेंगे कि वह जो इच्छा है वो मांग कहलाती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर मिल ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसकी मांग की जाती है, लेकिन यह ना चाहिए कि यह निश्चित मात्रा नहीं होती, बल्कि साधारणतः यह मूल्य के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें मांग की तालिका। मांग की तालिका या मांग की सारणी या डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? किसी वस्तु विशेष की किसी समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर जो मांगी जाने वाली मात्रा है, उसको यदि हम टेबल के रूप में बना दें तो उसे हम डिमांड शेड्यूल या मांग तालिका कहते हैं। कि जो भी कोई भी एक व्यक्ति है और भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न मूल्यों पर कोई वस्तु मांग रहा है और उस सबको आप टेबल फॉर्म में रख देंगे तो इसे हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे। डिमांड शेड्यूल 2 प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिगत मांग तालिका, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा बाजार की मांग तालिका, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसमें व्यक्तिगत मांग तालिका, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि व्यक्तिगत मांग तालिका ये वो मांग तालिका होती है जो ये इस बात की जानकारी देती है कि एक निश्चित समय पर एक व्यक्ति विभिन्न मूल्यों पर वस्तु विशेष की कितनी मात्रा मांगता है। इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जैसे कि नाम से क्लियर है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की मांग की जानकारी देती है। दूसरा इसमें बाजार की मांग की तालिका, जिसके कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, जैसे कि नाम से क्लियर है, ये किसी वस्तु विशेष के बाजार के समस्त क्रेताओं की व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का यदि हम योग कर लें तो हमारे पास में आ जाएगी बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका दोनों को ही हम एक टेबल के द्वारा देख सकते हैं। व्यक्तिगत मांग तालिका को यदि हम अध्ययन करें तो उसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं। प्रति किलो मूल्य रुपए दिया गया है और दूसरी तरफ मांगी गई मात्रा प्रति सप्ताह किलोग्राम में दी गई है। यदि एक व्यक्ति ए नाम का व्यक्ति है और ये उस व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग तालिका है। ए व्यक्ति जब 2.5 रुपए किलो जब उसकी वस्तु होती है तो वो डिमांड करता है 5 किलो की। जब 2 रुपए होती है तो डिमांड करता है 7 किलो की। जब 1.5 रुपए होती है तो 10 किलो की, और 1 रुपए होती है तो 15 किलो की वो डिमांड करता है। तो इस वाले टेबल में हमने किसी केवल एक ए नाम के व्यक्ति की यहाँ पर मांग बताई गई है, इसलिए हम इसे व्यक्तिगत मांग की तालिका कहते हैं। अब दूसरा इसमें बाजार की मांग तालिका, एक नीचे टेबल दी गई है जिसमें हम 5-6 कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें ए बी सी डी ई ये 5 स्थितियां हैं। संतरों का प्रतीक दर्जन मूल्य दे रखा है 10, 8, 6, 4, 3। इसी प्रकार से संतरों की मांग दे रखी है XYZ। 3 क्रेता हैं जो कि संतरों की डिमांड कर रहे हैं, और लास्ट में बाजार में तीनों उपभोक्ताओं की कुल मांग दर्जन में दी गई है। इस वाली टेबल में जो संतरों के बाजार में केवल 3 ही विक्रेता हैं, X, Y और Z। यदि हम देखें ए सिचुएशन में कि यदि मार्केट में संतरों का जो मूल्य प्रति दर्जन यदि 10 रुपए है तो X डिमांड करता है 5 दर्जन संतरों की, Y 4 और Z करता है 6। तो इस प्रकार से यदि हम तीनों को जोड़ दें 5 और 4 9 और 6 15, तो ये कहलाएगी बाजार मांग तालिका, जो होगी 15 दर्जन।
इसी प्रकार से बी सिचुएशन में हम देखें तो वहां पे 6, 5, 7 और 18 इस तरह से ये बाजार की मांग तालिका बनाई जाती है। अब नेक्स्ट डिमांड कर्व या मांग वक्र अथवा मांग रेखा। यदि हम किसी भी वस्तु की जो मांग तालिका जो हमने बनाई अभी पढ़ा है, इस मांग तालिका को यदि हम डायग्राम में प्रेजेंट कर दें तो इसमें एक मांग रेखा का निर्माण होता है। और इस तरह से जो मांग रेखा है वो वस्तु के मूल्यों और उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं के मध्य संबंध को व्यक्त करती है, जो कि अभी हमने टेबल पढ़ी थी। और इन टेबल्स को यदि हम डायग्राम पे हम बना देंगे तो ये डिमांड कर्व बन जाता है। डिमांड कर्व भी दो तरह का होता है, एक तो व्यक्तिगत मांग रेखा और दूसरी बाजार मांग रेखा, जिसे एक हम डायग्राम से देख सकते हैं। डायग्राम दिया गया है जहां पर ओ एक्सिस पर संतरों की इकाइयां दे रखी हैं और ओ वाई एक्सिस पर संतरों का मूल्य दे रखा है। संतरों की इकाइयां 1 से लेकर 10 तक हैं और जो संतरों का मूल्य है जो हमारी पिछली टेबल में था वो भी 1 से लेकर 10 तक दे रखा है। यहाँ पर जो पिछली टेबल थी उसमें हमने देखा था कि जब संतरों का मूल्य था 10 रुपए प्रति दर्जन, तब डिमांड थी 5 किलो की, 5 दर्जन की। और इस तरह से जब संतरों का जो दर्जन मूल्य 8 आ गया तो डिमांड हो गई 6, और जब 6 हो गया तो डिमांड हो गई 7, और जब 4 हो गया तो डिमांड हो गई 8, और जब 3 हो गया तो डिमांड हो गई 9। और इन सबको यदि हम इस टेबल पर बना दें और इन सब पॉइंट्स को मिला दें तो जो रेखा बनती है वो मांग रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से इस जो संयोग है इसको हम देखें तो क्या निकल कर आता है इसमें कि जैसे जैसे मूल्य घटता जा रहा है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती जा रही है, जो कि इस डायग्राम में प्रदर्शित होती है। अब आता है इसमें जो कि हमारे चैप्टर में है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम हमें क्या बताता है? मांग का नियम वस्तु के मूल्य और उस मूल्य पर मांगी जाने वाली मात्रा की मध्य संबंध को बताता है। और इस नियम के अनुसार यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो एक वस्तु का मूल्य घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ती है और उस वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम को अनेक इकोनॉमिक्स ने इसको डिफाइन किया है, जिसमें है सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है कि मांगी गई मात्रा मूल्य के घटने के साथ बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने के साथ घटती है। इस तरह से ये नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को बताता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर सैमुअलसन ने भी इसको डिफाइन किया है और उन्होंने बताया है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर यह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। इसी प्रकार से प्रोफेसर थॉमस ने भी इसको डिफाइन किया है और इसके आगे प्रोफेसर बेहनम, प्रोफेसर रिचर्ड ए विलास आदि अर्थशास्त्रियों ने मांग के नियम को परिभाषित किया है। और यदि हम संक्षेप में देखें और इन सभी परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद तो हम क्या पाते हैं कि मांग के नियम के संबंध में क्या हम एक विचार क्या बनता है कि मांग तथा मूल्य में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध किस तरह से होता है कि यदि वस्तु के मूल्य बढ़ते हैं तो मांग घटती है और यदि वस्तु के मूल्यों में कमी आती है तो मांग बढ़ जाती है। यह इस चीज को मांग का नियम बताता है। अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मांग के नियम की मान्यताएं, अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि मांग के नियम की क्या क्या मान्यता है। सबसे पहले हमें ये हमें अच्छे से दिमाग में फीड करना होगा कि मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें स्थिर रहें। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि अन्य बातें स्थिर रहें, इसका क्या मतलब है? तो अन्य बातें स्थिर रहें, इसे ही हम मांग के नियम की मान्यताएं कहते हैं। और मांग के नियम की जो मान्यता है वो महत्वपूर्ण इस प्रकार से है। काफी सारी मान्यताएं दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट है कि उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि और अधिमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी मांग की नियम की जो मान्यताएं हैं ये हमें अच्छे से समझनी होगी, जिसमें फर्स्ट है कि उपभोक्ता के स्वभाव में
उसकी रुचि में, उसके फैशन में या प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से दूसरी मान्यता दी गई है कि उपभोक्ता की आय भी फिक्स होनी चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तीसरी जो मान्यता दी गई है वो कि जिस वस्तु विशेष की हम बात कर रहे हैं वो उपभोक्ता को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। हम नॉर्मल वस्तुओं की बात करते हैं यहाँ पर, यदि वस्तु प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली है ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए। फोर्थ इसकी जो अजम्पशन है वो है वस्तु के नए प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होने चाहिए। इसका मतलब जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट इसकी जो अजम्पशन है वो है अन्य वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितनी भी अदर कमोडिटीज है, जिस कमोडिटी से मिलती जुलती, उन सब वस्तुओं के मूल्यों में भी मार्केट में किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। और उसका नेक्स्ट और सिक्स्थ जो अजम्पशन है वो है कि वस्तुओं के मूल्यों में निकट भविष्य में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है क्या है कि फ्यूचर में भी ऐसी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए कि उस वस्तु के मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएंगे। और लास्ट इसका अजम्पशन है वो है कि वस्तु की किस्म में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु की क्वालिटी में भी किसी तरह से कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अन्य बातें स्थिर रहे। जब भी हम शब्द कोटेशन यूज करते हैं अन्य बातें स्थिर रहे तो उसमें ये सातों पॉइंट्स एक साथ आ जाते हैं। हम इकोनॉमिक्स में ये अन्य बातें स्थिर रहे, ये अजम्पशन वाली जो बात है वो आगे भी हम कई चैप्टर्स में रिपीट करेंगे। तो हर जगह इसका मतलब एक ही होगा कि अन्य बातें स्थिर रहें। इसका मतलब ये सब बातें, सातों बातें फिक्स होनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब मांग का नियम लागू होता है और अपना काम करता है। अब इस मांग के नियम को इस हम डायग्राम में देख सकते हैं, जहां पर डायग्राम के अंदर ओ एक्स एक्सिस पर हमको कमोडिटी की क्वांटिटी दी गई है और ओ वाई एक्सिस पर हमको उस कमोडिटी की प्राइस दी गई है। अब इस हम डायग्राम में हम देखें तो हम देखते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पर जो कमोडिटी की क्वांटिटी दे रखी है वो है 1 2 3 4 5 6 और जो प्राइस दे रखी है वो भी 1 2 3 4 5 6 दे रखी है। तो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु की जो मूल्य कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे उस वस्तु की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस तरह से जो रेखा बन रही है, इस रेखा को हम आपस में मिला दें तो ये डी जो रेखा है ये हमारे मांग के नियम को ही प्रदर्शित करती है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।